हेलो स्टूडेंट्स। हम अब तक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग, और कोशिकांग में भी सबसे पहला जो कोशिकांग ले रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवीय जालिकाएं, इनको वेयर हाउस भी कहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, वेयर हाउस यानी गोदाम, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी जहाँ की निर्माण होता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यदि हिस्ट्री की बात करते हैं हम, सबसे पहले जो है इनको 1902 के अंदर एक इटालियन साइंटिस्ट थे, एमिलियो वेरेटी। एमिलियो वेरेटी ने इनको खोजा था, लेकिन ये रिकॉग्निशन नहीं हो पाया कि भाई। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे, कीथ पोर्टर, 1953 में, इन्होंने इसको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये नेट लाइक थी, यानी कि जाल के समान थी, इसलिए रेटिकुलम। और ये चूंकि साइटोप्लाज्म के अंदर थी, तो इसलिए इसको कहा गया एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडो यानी विद इन, द साइटोप्लाज्म यानी कि प्लास्टिक। तो इस तरह से इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। ठीक है, इसके बाद इसको जो है जॉर्ज पेलाडे, उन्होंने भी जो है हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था, और इसको जो है एज ए ऑर्गेनेल्स जो है इसको प्रूव किया था। तो ये तीन साइंटिस्ट थे, एमिल वेरेटी, कीथ पोर्टर और जॉर्ज पेलाडे। ये तीन साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। कीथ पोर्टर ने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है, लोकेशन। सभी तरह की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलती है। हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, तो ये जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलती है। ठीक है, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स ओवर एम्ब्रियोनिक सेल और प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स में सिर्फ जो होता है वो उसके अंदर जो है इरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो है न्यूक्लियस भी जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इन कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। ईआर जो है सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है सेल का अधिकतर हिस्सा ये घेरे हुए रहती हैं। ये लगभग 30 से 60% जो है मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का लगभग 30 से 60% हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका जो ओरिजिन, ये एक कंक्रीट जो है हाइपोथेसिस है कि न्यूक्लियर एनवलप के बडिंग से जो है ईआर का फॉर्मेशन हुआ। जो हम, चूंकि ये न्यूक्लियस से अटैच ही होती है, कंटिन्यूस होती है, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसी के बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। तो इसका जो ये सबसे क्या कहेंगे, कंक्रीट मान्यता है, या कहे तो ठोस मान्यता है कि ईआर जो है न्यूक्लियर एनवलप के बडिंग से या उसके बाहर के जो फोल्ड हैं उनसे ही इसका निर्माण हुआ है। ईआर की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी सी पतली होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लगभग 70 to 100 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, जबकि ये जो है 50 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो एंडोप्लाज्मिक यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसको हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है सिस्टर्नी, दूसरी ट्यूब्यूल्स और तीसरी है वेसिकल्स।
सबसे पहला है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होंगी वो फ्लैटेंड यानी कि चपटी होंगी, अनब्रांच्ड होंगी, ब्रांच नहीं पाई जाती उनमें, और सैक थैले के समान या बैग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगी। ये जो है पैरेलल एक दूसरे के ऊपर जो है पाई जाती हैं। जैसे हम ये पिछली स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो संरचनाएं हैं पूरी इस तरह की, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो ये जो संरचना, इसको एक एक सेक्शन काटा हुआ है एक तरह से ये मान सकते हैं। तो ये जो है पूरी संरचना ये कहलाती है सिस्टर्नी। ट्यूब्यूल्स जो होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली ट्यूब्यूल्स होंगी, और वेसिकल्स होंगी वो बाहर की तरफ वेसिकल, छोटी छोटी वेसिकल्स के रूप में पाई जाती है, तो वो होंगी। तो इनमें जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इस कारण से जो इसकी बाहर की सतह पर जो है राइबोसोम पाए जाते हैं सिस्टर्नी की, इसलिए ये रफ जो है होती है। और रफ होने के कारण ही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में भी बांटा जाता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःप्रतवीय जालिकाएं और खुरदरी अंतःप्रतवीय जालिकाएं। तो रफ जो वाली होती हैं वो रफ क्यों होती हैं? क्योंकि उनके बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये एक एक इनके सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ईआर की जो सिस्टर नहीं है उसकी सरफेस पर एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, वो होते हैं राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकंड, जिसके कारण ही राइबोसोम उससे जुड़ पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्यूबुल्स पर। ये जो है इरेगुलर ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये नलिका के समान होती है। यहाँ पर किसी तरह की कोई जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं वेसिकल्स की ओर। वेसिकल्स जो होंगी बाहर की तरफ होंगी, ओवल होंगी, गोल होंगी, राउंड जैसी होंगी, वैक्यूल लाइक या वैक्यूल की तरह होंगी ये, और ये भी इन पर भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अंदर वाली जो सरफेस होती है, अंदर वाली जो वेसिकल्स सिस्टर नहीं होती हैं, उन्हीं पर ही जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं और उन्हीं को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो बाहर वाली सरफेस होती है, बाहर की तरफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये बाहर की तरफ पाए जाने वाली वेसिकल्स हैं। ये वेसिकल्स है, ये जो है ना, ये वेसिकल्स के रूप में सेपरेट हो रही है। ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहेंगे। तो इन पर जो है ये बाहर की तरफ वाली हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई भी ईआर नहीं, सॉरी राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। और जो न्यूक्लियस के जो पास वाली जो वेसिकल्स होंगी वहाँ जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वहाँ राइबोसोम मिलने का कारण ये है कि यहाँ से जब डीएनए का जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए जो है न्यूक्लियर पोर की सहायता से बाहर निकलता है और उसका फिर ट्रांसलेशन होता है। तो एमआरएनए का ट्रांसलेशन फ्री जो राइबोसोम है उसके द्वारा भी हो सकता है, और यहाँ पर पाए जाने वाले जो इसकी सरफेस पर पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स है उनके द्वारा भी हो सकता है। तो यदि इन राइबोसोम्स के द्वारा होता है तो वो जो प्रोटीन है वो इसकी वेसिकल की ल्यूमन में, उसकी गुहा में डाल दिया जाता है, और फिर जो वो प्रोटीन है वो प्रोटीन का जो है मैच्योरेशन होता है, और फिर उसका जो है मैच्योरेशन के बाद उसको वेसिकल के रूप में बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। एक खास बात होती है ईआर के अंदर, जो एक सेल से दूसरी सेल जो अटैच रहती है प्लाज्मोडेस्मेटा, वहाँ जो है ईआर एक सेल से दूसरी सेल से कम्युनिकेट कर सकती है, तो उसको कहते हैं डेस्मोटिब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, एक सेल जो है दूसरी सेल से अटैच रहती है, और यदि मैं इसके स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये है। ठीक है, ये जो है सेल, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और ये जो है ये कहेंगे कि डेस्मोटिब्यूल है, जो एक सेल की ईआर दूसरी सेल की ईआर से कम्युनिकेट करती है। ठीक, अब मैं बात कर रहा था दो तरह की जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के आधार पर, दो तरह की जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसमें भी ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सैक्स जो है पाई जाती हैं।
और इनका जो साइज है, इनकी जो स्ट्रक्चर का और साइज है, ये भी जो है सेल टू सेल वरी करता है, यानी कि सेल के हिसाब से यदि सिक्रेटरी कोई सेल है तो उनमें क्या है कि ये ईआर जो है वो ज़्यादा पाई जाएंगी, नहीं तो छोटी पाई जाती हैं। ठीक है। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मोस्टली जो है स्टोरेज, एंजाइम्स के स्टोरेज के लिए और एंजाइम प्रोडक्शन के लिए में हेल्प करती है मेन तो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर चुके हैं, क्योंकि उसमें बाहरी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोफोरिन की वजह से वो राइबोसोम से जुड़े हुए रहते हैं, इस वजह से उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर एनवलप यानी कि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसके पास ज़्यादा पाई जाती है, मतलब उसकी तरफ जो होंगे ना वो ज़्यादा न्यूक्लियस के जो नज़दीक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ, उस पर जो है राइबोसोम होने की ज़्यादा संभावना रहती है और इन्हीं को जो हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिंथेसिस और पैकेजिंग, प्रोटीन की सिंथेसिस और पैकेजिंग में इनको ये काम आती हैं मुख्य। ईआर जो है उसका मुख्य काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। और प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस होने के बाद वो वेसिकल्स, प्रोटीन की वेसिकल्स के रूप में वो जो है गोल्जी एपरेटस को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और गोल्जी एपरेटस में फिर जो है उसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन किया जाता है वहाँ पर। जो प्रोटीन की वेसिकल्स या कहें तो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, वेसिकल बन गई और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसको जो है एक कोटिंग प्रोटीन जो है पाया जाता है उसके चारों तरफ, उसको बोलते हैं कोप प्रोटीन फर्स्ट और कोप प्रोटीन सेकेंड। कोप स्टैंड फॉर कोट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और ये जो कोप प्रोटीन है, ये जो यदि है तो ये टारगेटेड वेसिकल होती है, यानी कि इनका एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ पर जाकर ये इसको जाना होता है, कहने का मतलब है। तो ये गोल्जी एपरेटस की ओर जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है। कोप 1 और कोप 2 जो प्रोटीन है, ये दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है टारगेटेड वेसिकल पर होते हैं। कहने का मतलब है कि कोप 2 जो है वो ये इंडिकेट करता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस की ओर ट्रांसपोर्टेशन होगा और इसको बोलते हैं एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन। और कोप 1 जो ट्रांसपोर्टर यदि लगा हुआ है तो इसका मतलब है गोल्जी एपरेटस से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका वेसिकल का, और इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन। वैसे जो है नॉर्मली होता ही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बनने वाली वेसिकल्स हैं वो यदि मॉडिफिकेशंस होना है उसमें तो वो क्या है कि गोल्जी एपरेटस के लिए ट्रांसपोर्ट होती है और गोल्जी एपरेटस से फिर ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। और यदि किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना है तो वह जो है वेसिकल डायरेक्ट भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिक्रेट की जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यदि फंक्शन देखते हैं तो ये जो है पहला काम है इसका राइबोसोम्स को सरफेस प्रोवाइड करता है, दूसरा इसका प्रोटीन सिंथेसिस जो मुख्य काम है, तीसरा जो काम है वो है ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करना। चूंकि प्रोटीन का निर्माण तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन जो इसका ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वहाँ जो है प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। कुछ एंजाइम्स के प्रिकर्सर्स जो हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाए जाते हैं और ये जो है फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मैच्योर होते हैं और वहाँ फिर इनका जो है वेसिकल जो फॉर्मेशन होती है, लाइटिक एंजाइम है तो वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लेती हैं।
स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो फंक्शन की बात करते हैं तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, डिटॉक्सिफिकेशन में, ठीक है, ये इनमें जो है पार्टिसिपेट करती है। साथ ही साथ ये जो है फास्फोलिपिड का जो है सिंथेसिस भी करती हैं। ये डिपेंड करता है सेल टू सेल, यानी कि लीवर और गोनेट सेल जो होती हैं वहाँ तो क्या है कि इसका मुख्य काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, जैसे लीवर है वहाँ, ठीक है। गोनेट्स के अंदर जो है इसका लिपिड मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा। इसी तरह से जो है फास्फोलिपिड का जो सिंथेसिस होगा वो कहाँ होगा, स्किन की जो है ऑयल ग्लैंड से, वहाँ पर जो है SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो फास्फोलिपिड सिंथेसिस का काम करती है। तो ये ओवरऑल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने डिस्कस किया। इसमें हमने इसकी संरचना और इसके कार्यों के बारे में पढ़ा। आप और जो है बुक्स से पढ़कर इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।